अच्छा बेटा, आज है 24 दिसंबर 2023 और हम लोग एडेक्सल फिजिक्स में क्लास कर रहे हैं। और एडेक्सल फिजिक्स में वेव का टॉपिक चल रहा है और वेव के टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने वेव की बेसिक्स कर ली है। आज की क्लास के अंदर हम उसकी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज स्टैंडिंग वेव। तो जरा देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव क्या चीज होती है। स्टैंडिंग वेव को बेटा मैं यूं डिफाइन करूंगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो और इस स्ट्रिंग को आप किसी वॉल के साथ, किसी सपोर्ट के साथ बांध दें और इसका जो फ्री एंड है इसको किसी वाइब्रेटर से कनेक्ट कर दें। ये वाइब्रेटर है जो डिफरेंट पोजीशंस पर है और ऊपर नीचे वाइब्रेशन करेगा। ये जब भी बेटा ऊपर नीचे वाइब्रेशन करेगा तो आप देखिएगा कि इस स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट होगी जो मेरी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली टूवर्ड्स राइट हैंड साइड जा रही है और इस वॉल के सपोर्ट के साथ जाके हिट करती है। तो मैं इस वेव को बेटा कहूंगा इंसिडेंट वेव, क्योंकि ये वेव वॉल पे जाके इंसिडेंट कर रही है, हिट कर रही है। जब ये उससे इंसिडेंट करती है तो वहां से टकरा कर वापस आती है और जब टकरा कर वापस आती है तो मुझे देखने में नजर आता है कि इस लूप के अंदर लूप्स बन रहे हैं और इन्हीं लूप्स वाली वेव्स को हम लोग नाम दे देते हैं स्टैंडिंग वेव्स का। इसका नाम रख देते हैं जनाब स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन सुनिएगा बेटा। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, बेटा दोनों वेव की सारी करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल होना चाहिए। वेवलेंथ सेम होना चाहिए, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन सेम मीडियम। ठीक है ना? अगर आप गौर कीजिए तो ये दो वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स के अंदर अगर हम गौर करें तो हर चीज सेम है। दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम है, स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, बट दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और दोनों मूव कर रही हैं इन सेम मीडियम। ठीक है ना? तो जनाब जब ये सुपरपोज करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं अपॉन ईच अदर, तो क्या होता है सर? मीडियम में लूप्स बन जाते हैं। मीडियम बिगिंस टू वाइब्रेट इन लूप्स। ठीक है ना? आप देख लीजिए मीडियम के अंदर क्या हमें नजर आ रहे हैं सर? लूप्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वेव है वो वेव एक दूसरे के ऊपर क्या कर गई? सुपरपोज। और सुपरपोज करने की वजह से मीडियम के अंदर हमें लूप्स नजर आ रहे हैं और ऐसी वेव्स का नाम हमने क्या रख दिया है? स्टैंडिंग वेव। अच्छा, वेव स्टैंडिंग वेव के अंदर आप हमें बताइए, हमें नहीं पता आपको कितनी आती है स्टैंडिंग वेव, ये बताएं इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं जो हमें देखने में नजर आ रहे होते हैं कि रुके हुए। स्टेशनरी पॉइंट्स को बेटा क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। अच्छा, जो पॉइंट बहुत जोरदार वाइब्रेशन करते हुए नजर आ रहे थे उनको क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको यकीनन अब याद होगा, बेटा बताओ नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है?
बिल्कुल सही बता रही हैं आप, हाफ वेव लेंथ होता है। और बताइए नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? 1/4 हो जाएगा, यानी इट विल बी λ/4। ठीक है ना, इट विल बी λ/4। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि जिस मेथड से मैंने भी आपको बताया कि वे एक वेव गई, टकरा कर वापस आई और इस तरह के लूप्स बन गए, याद रखिएगा वेव, स्टैंडिंग वेव इतनी सिंपल वे से बनती नहीं है। मैंने इतने आसान अल्फाज में कह दिया है। अभी मैं आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगा तो स्टैंडिंग वेव बनने की जो ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है वो बहुत मुश्किल है। अभी मैं मुश्किल एक्सप्लेनेशन में आपको उलझाना नहीं चाह रहा। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल वे में कहा कि एक वेव गई और दीवार से टकरा कर वापस आ गई। जब टकरा कर वापस आई तो हमें इस तरह की वेव नजर आ रही है, ठीक। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। लेकिन मैं ज्यादा फोकस इस बात पे करूंगा कि स्टूडेंट को परेशान किए बगैर, तंग किए बगैर मैं क्वेश्चंस में लेके जाऊंगा, और बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि मैं आपको मुश्किल मुश्किल साइंस की बातें करके परेशान करूं। ठीक है जी। लेकिन मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि वेव इतनी सिंपल वे में बनती नहीं है जितनी सिंपल वे में मैंने सुना दी है। ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा बेटा ये बताइए कि अभी जो मैंने स्टैंडिंग वेव आपके सामने बनाई, ये स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में है, रस्सी में है। ठीक है जी। लेकिन स्टैंडिंग वेव रस्सी के अलावा, रस्सी में आपको पता है ट्रांसवर्स वेव बनती है, रस्सी में बन रही होती है ट्रांसवर्स वेव, तो ये ट्रांसवर्स वेव की स्टैंडिंग वेव है। पर याद रखिएगा वेव की दूसरी टाइप होती है जिसका नाम होता है लॉन्गिट्यूजनल वेव। तो लॉन्गिट्यूजनल वेव में भी स्टैंडिंग वेव बनती है। और उसकी कोई एग्जाम्पल तो मैं आपको वो भी एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल बेटा ये है, यानी अब जो मैं आपको स्टैंडिंग वेव बनाने जा रहा हूँ वो कौन सी वाली बनाने जा रहा हूँ सर? उसमें लॉन्गिट्यूजनल वेव्स होंगी। और लॉन्गिट्यूजनल वेव की सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है साउंड। ठीक है ना, साउंड। और याद रखिएगा कि ये वाली स्ट्रिंग वाली वेव हमें नजर आती है। आप स्ट्रिंग में वेव पैदा करोगे तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन बताओ बेटा जो साउंड वाली वेव होती है वो नजर नहीं आती। और जब साउंड में स्टैंडिंग वेव बनती है सर, जब वो नजर नहीं आएगी तो मैं कैसे आपको समझाऊंगा बन गई है या नहीं बनी है, तो वो भी मैं आपको मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा। ठीक है जी। लेकिन ये बता दूं साउंड की स्टैंडिंग वेव नजर नहीं आएगी, बल्कि हम आपको सिर्फ सुना सकते होंगे। तो जरा सुनिएगा उसका भी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बेटा ये है कि हम एक लॉन्ग ट्यूब ले लेते हैं और उस लॉन्ग ट्यूब में पहले हम भर देते हैं पानी, और ये पानी पहले टॉप तक पूरा ऊपर तक भर देंगे। अच्छा आप देखिए कि इस गिलास की ट्यूब में जो मैंने पानी भरा, इसकी जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड में वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए यहाँ पर हमने एक टैप भी लगाया हुआ होता है, और उस टैप को अपनी मर्जी से हम खोल कर पानी ड्रेन आउट करा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा फिर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉग। ट्यूनिंग फॉग, ट्यूनिंग फॉग इस शक्ल का होता है। इस ट्यूनिंग फॉग के दो आर्म्स हैं। ठीक है बेटा। अच्छा इस ट्यूनिंग फॉग को जब हम किसी रबर पैड से स्ट्राइक करते हैं, तो रबर पैड से स्ट्राइक करने पर ये ट्यूनिंग फॉग इस तरह वाइब्रेट करता है, और इसकी वाइब्रेशन से एयर में लॉन्गिट्यूजनल वेव पैदा होती है। वो लॉन्गिट्यूजनल वेव भी आप देखिए, मैं इस पानी वाली ट्यूब के ऊपर मैंने लाके रख दिया, लेकिन पानी बिल्कुल टॉप पर है। कहते हैं अगर मैं पानी नीचे से ड्रेन आउट कर दूं, देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ड्रेन आउट करा दिया तो थोड़ी जगह बन गई। अच्छा थोड़ी जगह बनने के बावजूद मैंने ट्यूनिंग फॉग को रबर पैड से स्ट्राइक करके ट्यूब के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन हमें जो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैंने कहा था ना लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्टैंडिंग वेव सुनेंगे हम लोग, नजर थोड़ी आएंगी। तो मुझे भी कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने थोड़ा और पानी ड्रेन कर दिया आउट, फिर थोड़ा सा और पानी ड्रेन आउट कर दिया। एक सर्टेन वाटर लेवल पर एक लाउडर साउंड पैदा होती है, और जब लाउडर साउंड पैदा होती है तो हम बच्चे को पढ़ाते हैं भाई इस वक्त इस पाइप में बन रही होती हैं हाफ स्टैंडिंग वेव। एक्यूरेट आधा लूप बनता है उस वक्त जब हमें मिलती है फर्स्ट लाउडर साउंड। और जो मैंने लूप बनाया ना बेटा, ये नजर नहीं आएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
इट विल बी फर्स्ट लाउडर साउंड। ठीक, क्वेश्चन में कहेंगे जनाब फर्स्ट लाउडर साउंड इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा बेटा, जब फर्स्ट लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी तो याद रखिएगा टॉप से लेकर फर्स्ट लाउडर साउंड तक जो हाइट होती है ना, या जो लेंथ होती है, इट इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। क्यों? सर ये नोड है और ये एंटी नोड है। और याद रखिएगा जब एंटी नोड ट्यूब के एज पर बनता है तभी लाउडर साउंड आती है, वरना लाउडर साउंड आती भी नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा बेटा पानी और ड्रेन आउट करें, फिर आप ड्रेन आउट करे जा रहे हैं और ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर टकरा के रख रहे हैं, कोई साउंड नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं आ रही, नहीं आ रही जनाब, कोई साउंड, कोई साउंड नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं आ रही, और एकदम से साउंड आ गई। जिस पोजीशन पर दोबारा साउंड आ गई ना, उस पोजीशन पर सर लूप के अंदर बन रहा होता है एक्यूरेट 1.5 लूप। 1.5 लूप, ये हमारे लिए कहलाएगी सेकेंड लाउडर साउंड। इट विल बी सेकेंड लाउडर साउंड। आप बेटा मुझे बताओ फर्स्ट लाउडर साउंड और सेकेंड लाउडर साउंड के बिटवीन में इस वक्त आपको कितने लूप्स नजर आ रहे हैं? आप बताइए। वन लूप नजर आ रहा है। और बताइए वन लूप की जो लेंथ होती है वो कितनी लेंथ कंसीडर की जाती है? नोड टू नोड, नहीं नहीं गलत बोलिए, थोड़ा सा दोबारा सही कीजिए। नोड टू नोड कितना डिस्टेंस लेंगे बेटा? हाफ वेवलेंथ बनेगी। ठीक है जनाब, ये बनेगी हाफ वेवलेंथ। इट विल बी लैम्डा बाई 2। ठीक है जनाब, हाफ वेवलेंथ बनेगी। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चले। कहते हैं, मैंने भी आपको ये बताई बात कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी स्टैंडिंग वेव बनती है, नजर नहीं आती, हम इसको सुन सकते हैं। नजर नहीं आती, हम इसको सुन सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं देखना भी चाहता हूँ कि मुझे कुछ कुछ नजर आए और मुझे लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक और एग्जाम्पल बेटा ये है, और ये आपके पास पेपर की मैंने सामने शीट भी खोली हुई है पीएमटी की, नजर मार लिए कि ये चीज आपके कोर्स में है या नहीं। तो जनाब बिल्कुल है, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उसमें ये लोग करते बेटा ये हैं कि ये ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब की लोअर सरफेस पर ना कोई पाउडर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, इसकी लोअर सरफेस के ऊपर पाउडर फैला दिया, और पाउडर फैलाने के बाद इस जगह पे लाके रख देते हैं कोई लाउड स्पीकर। ठीक है ना, अब यहाँ उन्होंने लाके रख दिया कोई लाउड स्पीकर। ये फॉर एग्जाम्पल ये मैं लाउड स्पीकर बनाने की कोशिश की है, ये लाउड स्पीकर है। अच्छा, लाउड स्पीकर से जब मैं साउंड प्रोड्यूस करूंगा तो इसके पीछे उन्होंने कोई ऐसा डिवाइस लगाया जिससे मैं अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता हूँ। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मैं इसके अंदर सेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को अपनी मर्जी से बदलना शुरू किया। सब फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब, तो अभी मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर एक बंदा एक डिवाइस लेके बैठा होगा, उसकी नोब को घुमा रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ज़्यादा होगी, उससे लूप्स कम हो जाते हैं ज़्यादा होते हैं। अभी आपको एक में वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप मेरी बात तक पहुंच सकें जो मैं सुना रहा हूँ। लेकिन पहले थोड़ी बेस बना दूं। मैं बाज़ औक़ात डायरेक्ट वीडियो में ले जाता हूँ, बच्चा वीडियो पकड़ ही नहीं पाता। पहले थोड़ी सी बेस बना ले, फिर वीडियो में लेके जाऊंगा। अच्छा जनाब, मैंने लाउड स्पीकर बेटा ला के रखा, और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब की लोअर सरफेस के ऊपर पाउडर मैंने स्प्रेड किया हुआ है। और इस पाउडर स्प्रेड करने के बाद जब मैंने इसके कोने पे ये लाउड स्पीकर लाके रखा, तो सर लाउड स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हुई, सर ये साउंड भी अंदर जाती है, फिर सर अंदर जाकर जो उसकी दूसरी साइड है वहां से टकरा कर वापस आती है। सर अब ये टकरा कर वापस आती है ना, तो टकरा कर वापस आने में अगेन जाने वाली वेव और टकरा कर वापस आने वाली वेव, सर इन दोनों वेव की सुपरपोजिशन से इसके अंदर बन जाती है स्टैंडिंग वेव्स। और जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनती है, सर वो स्टैंडिंग वेव हमें इस तरह से समझ में आती है या नजर आती है कि जनाब अगर मैं इस पाउडर को इरेज करके आपसे कहूँ कि इसके अंदर जो पाउडर मैंने स्प्रेड किया हुआ था ना बेटा, उस स्प्रेडेड पाउडर के इस तरह से ना स्मॉल हीप्स बन जाते हैं। ठीक है जनाब, जो पाउडर होता है वो एक तरफ चला जाता है, और ये समझ लें एक छोटा सा एक ढेर लग गया, ये एक और उस पाउडर का एक ढेर लग गया, तो स्मॉल हीप्स आर फॉर्म्ड।
ठीक है ना। और जहाँ हीप्स बन जाते हैं तो वहां पता है क्या हो रहा होता है, मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे बन रहा होता है नोड, यहाँ बन रहा होता है नोड। ठीक है ना। और इस नोड के बिटवीन में असल में बन रहे होते हैं लूप्स। लूप्स का मतलब स्टैंडिंग वेव, जो नजर नहीं आती, जो हमें नजर नहीं आती। ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पास पेपर का, कि जहाँ पे इस तरह के हीप्स बने हुए होंगे पाउडर के, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, नोड्स बन रहे हैं। ठीक है ना, नोड्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। और नोड टू नोड आपको याद ही है कि सर नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी वन वेवलेंथ। नोड से नोड तक का डिस्टेंस इट विल बी वन वेवलेंथ। ठीक है। पर नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस इट विल बी क्वार्टर वेवलेंथ। ठीक है जी। तो जहन में रखेंगे इस वाली बात को। और जितनी अभी मैंने बहुत थोड़ी सी नॉलेज दी है, ज्यादा नहीं दी है, लेकिन इससे भी मैं कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूँ। पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर उन क्वेश्चन में कहीं मैं कमी महसूस करूंगा तो मैं थोड़ी सी और थ्योरी भी आपको हाथ के हाथ समझा दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, आज की क्लास के लिए मैं वैसे जब बच्चों को क्लास पढ़ाता हूँ तो हमेशा क्वेश्चंस उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। लेकिन आज मैंने बताया ना, सुबह से मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, हमारी जो सिस्टर आई थी, हाँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। अरे जरा देखिए इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट है, इससे स्पीड ऑफ साउंड एयर में निकालनी है। उन्होंने कुछ पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है ओवर द बेस ऑफ हॉरिजेंटल ग्लास ट्यूब। ठीक है जनाब। और इन्होंने ज्यादा खूबसूरत तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, मैंने इतनी अच्छी चीज नहीं ड्रॉ कर पाया ड्राइंग। कह रहे जनाब इस ट्यूब का एक एंड क्लोज है, एक कोने पे मैंने स्पीकर लाके रख दिया है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी। अब साउंड वेव अंदर जाएगी और क्लोज एंड से टकरा कर वापस आएगी, दिस इज नोन एज क्लोज एंड। एंड दिस एंड ऑब्वियसली ओपन एंड, एक लेफ्ट हैंड से ओपन है, राइट हैंड से क्लोज है। अच्छा ठीक, अब मैंने आपसे कहा ना कि जो साउंड होगी ये नहीं होगी कोई भी स्पीकर लाके रखूंगा अंदर स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी। किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर 6 पाइल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जनाब। मैंने हीप्स का लफ्ज यूज किया है, इन्होंने पाइल्स का लफ्ज यूज किया। और ये जो पाइल्स रखे हुए हैं, ये कह रहे हैं जनाब ये 0.5 मीटर अवे है। ठीक। तो आप मुझे बेटा बताओ कि अगर ये 0.5 मीटर अवे है तो हादिया बेटा बताना, जहां जहां मैं डॉट बना रहा हूँ, बताओ इन डॉट्स के ऊपर क्या बन रहा होगा। नोड्स बन रहे हैं। और अगर नोड्स बन रहे होंगे तो मैंने जितने डॉट बनाए, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स बनाए, तो हाउ मैनी लूप्स बिटवीन 6 नोड्स, आप बताइए। 5 लूप्स बनेंगे, सही बात है सर, नोड 6 है पर लूप्स बनेंगे 5, तो मैंने लिखा 5 लूप्स। और बताना बेटा ये 5 लूप्स कितनी लेंथ में बन रहे हैं। 0.5 मीटर में बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटा, कभी भी मैं लूप का लफ्ज लिखूंगा ना, मैं तो हमेशा नेक्स्ट स्टेप में लूप की जगह रिप्लेस करा दूंगा λ/2, क्योंकि आपको पता है 1 लूप बराबर होता है λ/2। ठीक है बेटा। अच्छा है, इस में आप कैलकुलेटर आप चला के बेटा मुझे बताएं इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, आप बताइए वेवलेंथ। जीरो पॉइंट टू सही है। 0.2, अभी मैं लिखा हूँ 0.2। चलिए आपने मुझे बताया 0.2, ये मैंने लिख ली वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 0.2 मीटर। ठीक। पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड, तो आप मुझे बताइए अब स्पीड, सर स्पीड कभी भी निकालनी होगी ना, तो सबसे पहले ट्राई मारते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी दी हुई है क्वेश्चन में देखिए,
1.8 किलो हर्ट्स है, तो सर किलो की वजह से 1000 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद बेटा वेवलेंथ 0.2 है, तो बेटा सबको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रही है स्पीड ऑफ साउंड। 360। और यूनिट ली जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। तो आपको ये सवाल पूरा समझ में आया कि इसके अंदर जो पाइल्स बने हुए हैं वो पाइल्स इसलिए बन रहे हैं कि सर इसके अंदर बन रही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्टैंडिंग वेव, और उन स्टैंडिंग वेव की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अभी मैंने इस जितनी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई इसको लेकर मैंने अभी आपको एक थोड़ी सी थ्योरी ये भी बताई कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। तो मैंने बताया स्टैंडिंग वेव बनने का तरीका क्या है कि सर एक वेव अंदर जाएगी, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव, टकराकर वापस आएगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव हर चीज सेम होगी, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, हर चीज सेम होगी और सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही होंगी, बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये दोनों वेव एक दूसरे पे करेंगी सुपरपोज, तो सुपरपोजिशन से बनेंगे लूप्स, और लूप्स वाली वेव का नाम स्टैंडिंग वेव्स। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस शीट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पहले से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है ताकि मुझे लिखना ना पड़े, क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत सारी है। ठीक है। अब इसके अंदर वो पूछ क्या रहे, जरा सवाल देखें। सवाल बड़ा आसान है। क्या कह रहे हैं भाई, देखिए डायग्राम गिटार की है। क्या बात है, जैसे हमें पता ही नहीं कि गिटार है। कह रहे हैं जनाब इस गिटार के अंदर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। अच्छा जी। कह रहे हैं जब हम इस गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो इसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। जी हाँ, मान लेते हैं स्टैंडिंग वेव बनती है। चक्कर होता ये है कि जब हम किसी रबर बैंड को भी ना बेटा इस तरह स्ट्रेच करके खींच के बांधते हैं और जब बीच से इसको प्लग करके छोड़ते हैं, तो छोड़ने पर आपको इस तरह की शक्ल नजर आएगी। वो रबर बैंड ऊपर नीचे भागेगी। जब रबर बैंड ऊपर नीचे भागेगी तो मुझे जाहिर सी बात है लूप्स नजर आएंगे, और जहां लूप्स नजर आएंगे मैं बोलूंगा इट इज स्टैंडिंग वेव। तो ये स्टैंडिंग वेव है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हाउ स्टैंडिंग वेव्स हाउ स्टैंडिंग वेव्स इज सेटअप, किस तरह बनती है। और 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है ठीक ठाक इंग्लिश लिखनी है। ठीक है ना। तो जो बातें मैंने अभी बोली हुई है मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं अभी नीचे फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन आपसे कहलवाऊंगा क्योंकि इसमें लिखने वाली बातें हैं, जरा गौर से सुनिएगा। स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है सर, जब दो वेव्स एक दूसरे पर सुपरपोज करती हैं, जिनकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम हो। तो जब वो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं, तो उनकी सुपरपोजिशन से सर पहले होता है इंटरफेरेंस। सर ये इंटरफेरेंस क्या चीज़ है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। इंटरफेरेंस क्या चीज़ है अभी मैं आपको बताऊंगा, जरा सुनिए। ये है जनाब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ये जाने वाली वेव है बेटा, ये जाने वाली वेव है, ये जाने वाली वेव है। और एक वेव है जो टकराकर वापस आएगी, टकराकर वापस आएगी। तो एक जाने वाली वेव और एक आने वाली वेव। ठीक है। ये बताओ जब ये जाकर वेव वापस आती है, तो इन दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही है। ठीक। अब इस सुपर पोजिशन में मैंने भी आपसे शुरू में क्या बोला था कि मैं आपसे मुश्किल बातें नहीं कर रहा, और मुश्किल बातें करे बगैर मैं जल्दी से सवाल कराना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे मुश्किल बातें थोड़ी सी बोलना पड़ेगी, जरा मेरी मुश्किल बातें थोड़ी सी सुन लो। मुश्किल बातें बेटा ये है कि बेटा ये देख के बताओ मुझे कि जो मैंने डायग्राम अभी करंटली बनाई हुई है, इस डायग्राम में जो ब्लू वाली वेव है उस वेव का ये क्रेस्ट है, और जो ग्रीन वाली वेव है ये उसका ट्रफ है। और ऐसा सर सब में हो रहा है। आप सब में देख लें कि एक क्रेस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, तो याद रखना जब एक वेव के क्रेस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आता है ना, तो ये दोनों वेव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसे लूप्स नजर नहीं आते भाई, वो तो मैंने सवाल कराने के लिए, जान छुड़ाने के लिए बोला था, बस देखो भाई लूप्स नजर आ रहे हैं। अब मुश्किल बातें बोलने जा रहा हूँ। दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। मतलब वो डिस्ट्रॉय कर देती है ना, तो हम कहते हैं कि इन दोनों के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से दोनों की वाइब्रेशन गायब हो जाती है। गायब होने से, इन दोनों के गायब होने से हमें मिलती है सिंपल स्ट्रेट लाइन। यानी वेव के क्रेस्ट और वेव के ट्रफ से जब दोनों मिलती हैं तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे मिलती है हमें स्ट्रेट लाइन। तो अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको यूं सुना के आगे चला गया कि एक वेव जा रही है, एक वेव आ रही है और हमें लूप्स मिलेंगे। भाई लूप्स नहीं मिलते।
जब ऊपर नीचे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहे होते हैं तो दीज वेव सुपरपोज अपॉन ईच अदर, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और बात जरा सुन लो। कहते हैं सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है, और अभी मैं दिखाऊंगा अपने नोट्स में, मैंने उसको ज्यादा अच्छे तरीके से वहां ड्रॉ किया हुआ है, मैं अभी यहाँ इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। अच्छा जनाब, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रेड वाली वेव है बेटा, और इसके ऊपर रेड वाली वेव के ऊपर, अच्छा रेड वेव मैंने पहले नहीं बनाई हुई, ब्लू बनाई हुई है, तो मैं इसको ब्लू बनाऊंगा। ये ब्लू वाली वेव है, और ब्लू वाली वेव के ऊपर ये ग्रीन वाली वेव है। ये दोनों वेव के क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया, और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया। कहते हैं अगर दोनों ने क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गए, जो कि इस वाली डायग्राम में नहीं है। हाँ, ये तो डिस्ट्रक्टिव की एग्जाम्पल थी। कंस्ट्रक्टिव की जरा सुनना। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया, तो भाई दोनों एक दूसरे की करेंगे कंस्ट्रक्शन, और इनकी कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें एक रिजल्टेंट बहुत ऊंची वेव मिलेगी, और नीचे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक ऊंची वेव मिलेगी। तो ये दोनों जो मैंने बीच में बनाई हुई, ये दोनों गायब हो जाती हैं, और इन दोनों के गायब होने से हमें रिजल्टेंट वेव इतनी बड़ी मिलती है, क्योंकि दोनों वेव मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगी। सर ये दोनों वेव मिलकर एक दूसरे को कंस्ट्रक्शन कर देंगी, और कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें मिलेगा रिजल्टेंट इतना ऊंचा डिस्प्लेसमेंट। ये एक और आसान सी एग्जांपल अगर मैं सुना दूं तो शायद यूं होगी कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पानी की सरफेस के ऊपर ये एक बोट है, ठीक है जनाब, ये एक बोट है जो पानी की सरफेस के ऊपर मौजूद है। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल इधर से एक पल्स आ रहा है वेव का, और एक वेव, छोटी सी वेव इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, और दोनों वेव्स एक दूसरे से इस बोट वाली पोजीशन पर आकर मिल गई। भाई जब दोनों आपस में मिलेंगी ना, तो इसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट थी 1 सेंटीमीटर, 2 + 1 3, तो जनाब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक पल्स मिलेगा, और ये जो बोट होगी ना, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है जनाब, क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर इस तरह मिले कि एक वेव के क्रेस्ट के ऊपर दूसरी वेव का क्रेस्ट आ जाए, या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने से दोनों का जो रिजल्ट होता है, सर वो रिजल्ट दोनों के सम के बराबर होता है, एंड इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जनाब। अच्छा, अब होता बेटा ये है कि जो मैंने पहली डायग्राम पे शुरू में बनाई थी, कि ये मैंने लगाया हुआ है वाइब्रेटर, इस वाइब्रेटर से एक वेव जा रही है, एक वेव आ रही है, जा रही है आ रही है, आने और जाने वाली वेव जब एक दूसरे पे मुसलसल सुपरपोजिशन करती हैं, तो उस सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट तीन शक्लों में हमें नजर आता है। गौर से सुनिएगा, तीन शक्लों में। या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। आप गौर से देखिएगा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। और अगर मैं इन तीनों चीजों को आपस में मिला दूं, तो एक छोटी सी बात और समझो, ये बताओ अगर कमरे की छत पर पंखा चल रहा हो, तो पंखे में होते हैं तीन ब्लेड, लेकिन जब पंखा भाग रहा होता है, तो ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन, हमें पंखे का एक क्लाउड नजर आता है जो हर तरफ भागता हुआ नजर आ रहा होता है। तो असल में तीन पर होते हैं, लेकिन हकीकत में पूरा क्लाउड भागता हुआ नजर आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो तीन इमेजेस मैंने बनाए, सर ये जब तीनों इमेजेस तेजी के साथ भाग रहे होते हैं ना, तेजी के साथ भाग रहे होते हैं, तो सर तेजी के साथ भागने पर ये तीनों हमें इस शक्ल में नजर आ रहे होते हैं। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और जब ये तीनों तेजी के साथ ऊपर नीचे भाग रहे होंगे, तो हमें स्ट्रिंग के अंदर क्या नजर आने लगेंगे, लूप्स नजर आने लगेंगे। ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो लूप्स नजर आ रहे हैं, उस लूप के अंदर, क्योंकि वो पिक्चर हम स्टेशनरी पिक्चर देख रहे हैं ना, रुकी हुई पिक्चर देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उस एनिमेशन में एक वेव जा रही होगी, एक वेव आ रही होगी, दोनों वेव एक दूसरे से जब सुपरपोज करेंगी, तो इनकी सुपरपोजिशन से बल्कि अगर मैं आपको नोट्स में भी दिखाने की कोशिश करूं, और ये मैंने किसी बुक में से पिक्चर्स निकाल के यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारी है, और पिक्चर्स में आप जरा इस चीज को देखिएगा। पहले तो मैं बच्चे को ये याद कराना चाह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होता है,
और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। पहले जरा इस वाली को देखिए, बताइए सर इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, ठीक है ना, दो वेव एक दूसरे पे मिल रही है और ये इसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला है, ठीक है, क्रेस्ट पे ट्रफ मिला, डिस्ट्रक्टिव वाला है। अच्छा, जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे से मिल रही हैं, तो मिलने पर जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो लूप्स की फॉर्म में मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है, इस रिजल्टेंट को इन 5 पिक्चर से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, तो आपके लिए बहुत अजाब हो जाएगा, तो मैं आपको इस अजाब में नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि आपके यहाँ एक्सेल बोर्ड के अंदर इतने मुश्किल सवाल नहीं आते। अलबत्ता आप जरा इस चीज को देखिएगा, ये डायग्राम नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डायग्राम नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डायग्राम नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन तीनों को अगर दिमाग में लेकर आए, तो ये कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टिव, ये तीनों डायग्राम मिलके हमें स्ट्रिंग के अंदर क्या बनती भी नजर आने लगते हैं सर, लूप्स नजर आने लगते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जितनी मैंने मेहनत कर ली ना, इस मेहनत को लेके अगर मैं आपको पास पेपर की शीट पे लेके जाऊं और आपकी एडेक्सल बोर्ड ने जो मार्किंग स्कीम लिखी है उसकी वर्डिंग पे लेके जाऊं, तो अब आप मेरी बात बड़े आराम से पकड़ लोगे। अलबत्ता मुझे एक छोटी सी अपनी और कमी लग रही है, जरा रुकिएगा, वो कमी भी मैं पूरी कर दूं। वो कमी एक और ये है कि जब कभी इंटरफेरेंस होता है, तो अभी मैंने बताया ना इंटरफेरेंस की बेटा कितनी टाइप्स हैं, दो, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जनाब, दो टाइप्स हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ये बताओ कंस्ट्रक्टिव में बेटा, अभी हादिया मैंने पढ़ाया सर, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट जो मिलेगा वो एक मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलेगी। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है सर, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाता है या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम वाइब्रेशन, यानी जो स्ट्रिंग होती है वो सीधी हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव सर, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आना, ट्रफ पे ट्रफ आना, मैक्सिमम वाइब्रेशन। डिस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट पे ट्रफ आना, वाइब्रेशन खत्म हो जाना। कहते हैं सर इसका कोई फॉर्मूला है, तो इसका एक फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले की इस टॉपिक में जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने मार्किंग स्कीम में भी देखा उसने लिखा हुआ है, इसलिए मैं वापस आ गया, मैंने बोला अभी फार्मूला भी बता दूं, वरना आपस की बात है, आज की क्लास के लिए उस फार्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मैं वो फार्मूला भी सुनाने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला ये है, और अभी फार्मूला मैं कह रहा हूँ सिर्फ ऐसा फार्मूला के तौर पे याद कर लो कि सर कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है एन लैम्डा। अब आप बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस कहाँ से आ गया, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आज के टॉपिक में पता नहीं क्यों उसने आंसर में मार्किंग स्कीम में पाथ डिफरेंस डाला हुआ है, वरना जरूरत नहीं है स्टैंडिंग वेव में। पर आप जरा याद कीजिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, जो मुझे समझाना भी बाकी है, उधार है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एन प्लस हाफ लैम्डा। पर हादिया इसको याद तो करना है, जब आप पढ़ोगे ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट का इंटरफेरेंस, तो लाइट के इंटरफेरेंस में तो मैं ये आपको वैसे भी समझाऊंगा, और आप तो कॉलेज के स्टूडेंट है, क्या पता आपने इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी बातों का नाम सुना हुआ है, बस सुना हुआ है, फिर तो आप मेरी बात पकड़ ही लेंगे, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट होती तो आपने कुछ भी नहीं सुना होता, तो फिर मेरे लिए बात मुश्किल होती थोड़ी समझाना। अलबत्ता बेटा हादिया जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे कहलवाऊंगा, फिर मैं मार्किंग स्कीम में लेके जाऊंगा। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है, ट्रफ पे ट्रफ आता है, और हमें रिजल्ट मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलती है। और सर इसका फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा। ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा क्या है, ये टीचर पे भी समझाना उधार है। दूसरा इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें सर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा होता है, और उसमें रिजल्टेंट के अंदर मिनिमम वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन ही गायब हो जाती है। और पाथ डिफरेंस होता है एन प्लस हाफ लेमडा, जो टीचर लाइट के इंटरफेरेंस में प्रॉपरली समझाएंगे। हाँ बेटा हादिया में बताएं क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबरदस्त, मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है, और कोई फार्मूला होता है इसका बेटा, एन लैम्डा, कोई फार्मूला होता है जो समझाया नहीं मैंने। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव के बारे में थोड़ा बताओ, क्या हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव में। क्रस्ट और ट्रफ आएगा, हाँ, उसका और इसका कोई फार्मूला होगा, और रिजल्ट मिनिमम हो जाएगा, सही बात है, और इसका कोई फार्मूला होगा, और फार्मूला कोई होगा,
एन प्लस हाफ लैम्डा इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये फार्मूले की तक आपने बात को जहन में बिठा लिया। ठीक है जी। अच्छा, और ये सारी की सारी बातें मैं लाइट के इंटरफेरेंस में आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम लोग अभी वो पढ़ रहे होते हैं स्टैंडिंग वेव, तो स्टैंडिंग वेव के अंदर स्ट्रिंग हमें तीन जगह पे एक साथ नजर आ रही होती है, ऊपर भी, बीच में भी, नीचे भी, तभी तो हमें लूप्स बनते हुए नजर आ रहे होते हैं। बट इट इज ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन, वरना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रिंग एक वक्त में तीन जगह हो। स्ट्रिंग एक वक्त में तीन जगह नहीं हो सकती सर, तीन जगह तो नहीं हो सकती ना। या तो यहाँ पर होगी पोजीशन नंबर वन सर, या यहाँ पर होगी पोजीशन नंबर टू, या सर यहाँ पर होगी पोजीशन नंबर थ्री। तो सर स्ट्रिंग तीन जगह पर होती है अलग अलग टाइम पर वो इतनी तेजी से भाग रही होती है कि हमें देखने में लगता है तीनों जगह है, और इस वजह से हमें लूप्स का धोखा हो रहा होता है। वरना हकीकत में वो तीन जगह नहीं होती, हकीकत में वो एक ही जगह पर होती है। ठीक है जी। यकीनन आपने इन बातों को समझ लिया होगा, तो बेटा अब आप इस आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं सवाल है स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, इसका आंसर आपने याद करना है। क्योंकि देखो 6 नंबर का जब क्वेश्चन लिखना होता है ना, तो अगर आप याद नहीं करोगे हादिया, खुद से अल्फाज लिखोगे ना, आए बाएं शाएं शुरू हो जाती है फिर बच्चे की। ठीक है ना, तो अब अपने पास से पता नहीं क्या क्या सुनाना शुरू कर दोगे, तो कोशिश करना है इसको याद करें। जरा सुने बेटा, जब दो वेव्स जो ट्रैवल कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो इनकी सुपरपोजिशन से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब वेव्स इन फेज हो। सर ये इन फेज क्या होता है? आज तो आपने इन फेज का कोई लफ्ज नहीं बोला। भाई इन फेज का मतलब होता है क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट का आना, या ट्रफ के ऊपर ट्रफ का आना। क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाए, ट्रफ पे ट्रफ आ जाए, इसे अच्छी फिजिक्स में कहते हैं इन फेज होना। ठीक है जनाब, इन फेज होना। सवाल, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका कोई फार्मूला होगा? हाँ सर, इसका फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है जनाब, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। अच्छा सर डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है जब वेव एक दूसरे पे सुपरपोज करे एंटी फेज। सर ये एंटी फेज का लफ्ज तो आपने नहीं बोला था आज। भाई एंटी फेज का मतलब होता है क्रेस्ट पे ट्रफ आ जाना, या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाना। और जब कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस बनेगा एन प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है जनाब। अच्छा सर, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, सॉरी जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहाँ वाइब्रेशन होती ही नहीं है। और जब वाइब्रेशन नहीं होती तो हम कहते हैं यहाँ पे नोड बन रहे हैं। नोड वो जगह होती है जो हमें लगता है रुकी हुई है। ठीक है जनाब, नोड वो जगह होती है जो हमें लगता है रुकी हुई है। और जब कभी सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पर मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रही होती है। और मैक्सिमम वाइब्रेशन वाली जगह को हम लोग क्या बोलते थे? यहाँ पे क्या बन रहे हैं? एंटी नोड्स बन रहे हैं। ठीक है जनाब। तो नोड्स वो जगह है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, और वहां पर हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो नोड्स नजर आ रहे होते हैं। एंटी नोड्स वो जगह है जहाँ पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलने की वजह ये होगी कि वहां पर हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें नोड्स मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंटी नोड्स मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो पूरी बात ये बनी कि सर जब दो वेव्स ट्रैवल कर रही हों अपोजिट डायरेक्शन में, इन्होंने बहुत कंजूसी की है इसमें वर्डिंग डालने की। इन्हें ये वाली बात भी लाजमी लिखना चाहिए कि जो दोनों वेव्स हैं वो दोनों वेव्स कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट कहते हैं तो तभी बात बन जाएगी। कोहेरेंट का मतलब होता है जिनकी सारी करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सब कुछ सेम होगा तो दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स। तो मैं कहूंगा, और ये मैंने नहीं लिखी है ये मार्किंग स्कीम भाई, आपकी जो लिखी हुई है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, पर मैं ये फील करता हूँ इसमें कोहेरेंट का लफ्ज मिसिंग है। तो होना चाहिए व्हेन टू कोहेरेंट वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज अपॉन ईच अदर, दे मेक इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस may be constructive, it may be destructive. When waves superpose in phase, there will be constructive interference and path difference will be n lambda. If waves are in antiphase, then there will be destructive interference, path difference will be n plus half lambda. Nodes are formed due to destructive interference, एंटी-नोड्स आर फॉर्म ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोड्स पे मिलेगा मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंटी-नोड पे मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मैं हादिया से कहूंगा कि इसको रीड करने के बाद जब मेरी क्लास खत्म होगी ना, तो बेटा 5 मिनट और लगाना,
मुझे ये आंसर अपनी वर्डिंग में लिख के बताना, इसको नहीं छापा मारना। अपनी वर्डिंग में लिखोगे 2 मिनट में हमें टीचर को भी समझ में आ जाता है कि आपने खुद से लिखा है या छापा मारा है। ठीक है ना? तो ये मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मैंने नोट किया पेपर में बार बार आएगा। बार बार आएगा, वो ये पूछेगा बताएं स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, किस तरह बनती है स्टैंडिंग वेव। वो गिटार के स्ट्रिंग के बजाय कुछ और लफ्ज यूज कर लेगा, कोई और डायग्राम दे देगा, पर क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया होगा हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म। तो उसके लिए आपको ये वाला टेक्स्ट याद करना है। ठीक है बेटा? तो इसको याद करके रखिएगा और मुझे क्लास के बाद आप आंसर लिख के देंगे। ठीक है? अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 अभी मैं नहीं करूंगा, ये स्टैंडिंग वेव का सवाल नहीं है। ये यूनिट 3 टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, ये भी स्टैंडिंग वेव क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है जरा सुनिए। सर इसमें हो ये रहा है कि एक टेनिस, अच्छा बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं इसके अंदर पहली जो डायग्राम होती है ना, शुरू के सेंटेंस होते हैं, उसका कोई काम नहीं होता, बिना वजह के बच्चे को कहानी सुना रहे होते हैं कि एक टेनिस की बॉल है, रैकेट को हिट करेगी और ऐसा होगा और वैसा होगा वगैरह वगैरह। अब काम की बात पता है क्या? काम की बात पता है, काम की बात है, कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव बन रही है और रैकेट के अंदर बन रही है, स्पीड है 160 मीटर पर सेकेंड। ये इसने स्पीड बता दी, ठीक। अलबत्ता इसमें एक नई टर्म आई है फंडामेंटल मॉड, जो मुझे समझाना चाहिए। ये मैं भी हाईलाइट कर दिया मैंने रेड कलर से, ये भी आपको मैं समझाऊंगा क्या चीज होती है। खैर स्पीड है 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने खुद लिख के दे दिया है जनाब कि ये वाली जगह भी नोड है, ये वाली जगह भी नोड है। और बताइए नोड से नोड की बात हो रही है, और नोड से नोड के अलावा उसने फंडामेंटल मॉड भी लिखा हुआ है। हाँ, ये बात इसमें कनेक्शन करना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। कहते हैं सर कभी भी बेटा किसी जगह एक लूप बन रहा होगा ना, एक लूप बन रहा होगा, तो ये हमेशा बोलेगा फंडामेंटल मॉड। ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल मॉड है, इसका मतलब है देयर विल बी वन लूप। वरना ऐसा भी तो हो सकता है भाई नोड और नोड के दरमियान 2-3 लूप बन रहे हो। तो उसने क्लियर कर दिया ऊपर क्या है कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब इस वक्त एक लूप बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब आप ही मुझे बता बेटा, अगर एक लूप बन रहा है तो ये 45 सेंटीमीटर किसके इक्वल मुझे लिख लेना चाहिए जब कभी मैं आपसे बोलूँ कि इट इज इक्वल टू वन लूप। तो आप कहेंगे सर कभी भी आप बोलेंगे ना लूप, तो मैं लूप की जगह हमेशा लिखूंगा λ/2। ठीक है बेटा? कभी भी लफ्ज आएगा लूप, तो लूप लिखने के बाद मेरा अगला स्टेप हमेशा आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आई विल राइट λ/2। टू बेटा डिवाइड है, टू माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 टू ज़ा 90, और ये सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? तो वेवलेंथ हो गई 90 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हो गई बेटा 90 सेंटीमीटर। क्या क्या रहे? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो भाई खुद बताइए, जब आपने ये स्पीड दे दी है 160, स्पीड है 160 सेंटीमीटर में है भाई, यहाँ नहीं, वो मीटर में, वो मीटर में। ठीक है जी, वो मीटर में है, इसलिए आपको उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और आप मेरी हेल्प करेंगी कैलकुलेटर चलाने में। 160 डिवाइडेड बाय 90 एक्सपोनेंट -2। बेटा बताओ क्या आएगी फ्रीक्वेंसी? तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 180 लिखना चाहूँगा। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी, तो ये सवाल भी देखा जाए तो बड़ा मासूम सा सवाल है। बस इसमें जो काम की बात है, जो लर्निंग है, फंडामेंटल कभी भी लफ्ज आएगा फंडामेंटल, देयर विल बी वन लूप। बाकी डायग्राम इसने खुद लिख के दिया है, नोड ये रहा, नोड ये रहा, नोड टू नोड, इट इज इक्वल टू वन लैम्डा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मुझे याद है कि मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। CRO मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया है और फर्दर प्रैक्टिस कराना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कर चुके हैं, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 11 भी हो चुका है, स्ट्रेस स्टेन वाला सवाल था। सारे हमने कर लिए थे माशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी, ये भी हम लोग कर चुके हैं जी, ये भी कर चुके हैं, ये भी करा चुके हैं। ये वाला कराया है मुझे याद नहीं आ रहा, ये वाला देख के आप बताएं, आपको अगर पहचान है। गिटार का स्ट्रिंग है और ये देख के बताएं। ये ऐसा करें ना, कर लें क्योंकि किया तो है, लेकिन स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है। पूरा नहीं करेंगे, बस जल्दी से 2 मिनट में निपटाते हैं इसको जल्दी से। ये बताइए स्टैंडिंग वेव है, इसकी वेवलेंथ आप मुझे बताएं कितनी हो?
मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपको एक टेस्ट ले रहा हूँ। आप कह रही है मैंने किया हुआ है और मैंने करवाया हुआ भी है। अब बताइए इसकी स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कितनी है? बड़ा आसान सा वाले बेटा, हाथ दिया क्यों सोच में चली गई? 22, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ठीक है ना। आप कहेंगी सर इसके अंदर ये दिस 66 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 लूप्स। ठीक, ठीक है जी। आपने गलत बता दिया भाई, वेवलेंथ गलत बता दिया आपने, ठीक है ना। लूप हो गया 66/2, दैट इज 6, अच्छा 33 हो गया। हाँ गलत ही बताया आपने बेटा, गलत, गलत ही बताया आपने। 3 लूप्स इक्वल टू 66, ठीक है। और 3 यहाँ मल्टीप्लाई आया था, 3 मैंने मारा कि डिवाइड, पता नहीं क्यों मार दिया अभी। लूप्स की जगह लिखो λ/2। हाँ λ/2, हाँ λ/2। और जब आप λ/2 करोगे तो ये बन जाएगा 66 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। पहले क्यों गलत करा? गलती बताएं क्या करी? क्या गलती करी बेटा? अच्छा तो वो आ गई आपके पास लेंथ ऑफ वन लूप, है ना बेटा। लेंथ ऑफ वन में चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा इसके बराबर। ठीक है बेटा। अच्छा फिर मुझे भी याद आ गया, ये सवाल हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, इसलिए नहीं करना चाहिए। अच्छा ये सवाल हम लोगों ने नहीं किया हुआ, लेकिन ये सवाल भी स्टैंडिंग वेव का ही है। और इस स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चन में भी आप देखिए उसने जो है ना ठीक ठाक 6 मार्क्स दिए हुए। और अगर 6 मार्क्स दिए हुए तो इसके अंदर भी ना पता है क्या कहानी करनी है, वही वाली कहानी है। कह रहे हैं हाउ स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप। असल बात ये है, हाउ स्टैंडिंग वेव्स कैन बी सेट अप। स्टैंडिंग वेव किस तरह सेटअप कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और बाकी जो कहानी सुना रहा है वो लंबी चौड़ी कहानी अलग है, असल कहानी क्या है, हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर सेटअप। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा ना तो बहुत टाइम लगा दूंगा। तो अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ से देखें तो इसके अंदर भी वही वाली बात होने वाली जो अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, गौर से सुनना। सर दो वेव्स होंगी जो पहले तो जाएंगी जो नेट बना हुआ है ना स्पाइडर का, स्पाइडर नेट के एजेस की तरफ जाएंगी और वहां से टकरा कर वापस आएंगी। तो जब टकरा कर वापस आएंगी तो देखिएगा फिर वही वाली बात आ रही क्या, कि टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जरा यहाँ से सुनना शुरू कीजिएगा। टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन when they meet at a single point they interfere upon each other, they superpose upon each other. If they are in phase there will be constructive interference, they form antinodes. If they superpose in antiphase there will be destructive interference, it will form nodes. Antinodes are maximum amplitude point, ठीक है जनाब, एंड नोड्स आर जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। तो अगर आप गौर करें जो मैंने अभी आपको होमवर्क थोड़ी देर पहले लिख के दिया है, ये भी बिल्कुल वही स्टोरी है। मैं तो कह रहा हूँ इन दोनों को मिला के एक ही सवाल कर लो और आप देख लो इस पूरे इसने आंसर में कहीं पर भी आप बताइए कि स्पाइडर नेट की कोई बात की है? नहीं भाई। जब वो, हाँ पूरी कहानी पढ़ो और पूरी कहानी पढ़ने के बाद सवाल में ये देखो कि अगर उसने लिखा हुआ है कि हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है। बस जैसे ही आपने सुना स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, तो अब आपने ये छोड़ देना है कि वो क्या कहानी सुना रहा है। अब आपने वही वाली कहानी शुरू करनी है जो आपको मैंने होमवर्क दी है। और अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने काफी उस पर लंबा टाइम लगा दिया, इसलिए इस सवाल पे मुझे बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए और आपसे कहना चाहिए भाई आप जब लिखोगी याद करोगी खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बल्कि मैंने ये कॉपी पेस्ट मारा हुआ था, कॉपी पेस्ट मैंने मारा हुआ था। सिर्फ थोड़ी सी गलती मुझसे ये हो गई कि इसको मैं ऊपर लेकर, ये मैं इसको लेकर आ गया ऊपर, क्योंकि अब मैं आपको अभी यही वाली शीट जो है ना भेजूंगा अभी। तो ये जनाब ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा हुआ है। ठीक है जी। तो बिल्कुल वही है जो पति अभी अभी हमने की है, सारी की सारी बातें वही लिखी हुई है इसके अंदर, ब्लैक कलर से लिखी हुई है, शायद मुझे इसलिए नजर नहीं आई, मैं नीचे चला गया। चलेंगे आप इसको लिख के देंगे मुझे थोड़ी देर में। अच्छा जी उसके बाद ये सारे सवाल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38।
और ये इस शीट का आखिरी सवाल। 38 नहीं, 35। 35 में क्या होता है सर? 35 में हो ये रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ें और सिर्फ मुझे पहचान के बताएं कि क्वेश्चन डेली लाइफ में किस टॉपिक को कनेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन डेली लाइफ में किस चीज को कनेक्ट कर रहा है? आदिया सोचो, सिर्फ टॉपिक बताना है क्या है, सॉल्व तो मैं ही करूंगा। डेली लाइफ में किस चीज से कनेक्ट कर रहा है? हाँ, कार इंजन तो है, पर इसमें कार इंजन में साइलेंसर, सर ये साइलेंसर के बारे में बता रहे हैं। और कार इंजन में सर जब इंजन अंदर से चलता है ना, तो उसके अंदर ठीक ठाक शोर होता है, ठीक ठाक आवाजें होती हैं, उसको साइलेंसर लगा के हम लोग रिड्यूस करा लें। और जब साउंड रिड्यूस होती है, तो कह रहे हैं साउंड रिड्यूस करने के लिए अब ये हमें पढ़ाने जा रहे हैं कि साइलेंसर के अंदर जो साउंड होती है ना बेटा, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करवाते हैं अंदर ही अंदर, और उनकी रिफ्लेक्शन से अंदर ही अंदर करवा देते हैं इंटरफेरेंस, और उस इंटरफेरेंस में करवा देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपको पता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना, तो साउंड एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, और रिजल्टेंट के तौर पे साउंड या तो गायब हो जाएगी या साउंड बहुत मिनिमम हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर की सारी कहानी छोड़ के, सारी ये तो मैंने एक्स्ट्रा बातें की हैं, काम की बात की, जरा काम की बात सुने। कह रहे जरा इंजन है, इसके अंदर जो साउंड पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 140 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी। स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये आ गई स्पीड, सर ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ये बताओ वी और एफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ ये बताओ। वेवलेंथ। तो हमने सवाल भी नहीं पढ़ ले क्या पूछ रहा है, हमने बोला यार जो कुछ दिया है पहले से सोचो क्या आ सकता है। तो बड़ा मैंने लगाया v इक्वल टू एफ लेमडा, वेलोसिटी है बेटा 340, फ्रीक्वेंसी 140 हर्ट्स, लेमडा बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, 340 को 140 से करें डिवाइड, 2.43। ठीक है ना, अभी आ गया 2.43, और इसमें स्पीड मीटर में थी, तो इसलिए ये भी मीटर में। ठीक है। और जो चीज़ हमने वर्किंग करनी है वो सेंटीमीटर में, तो जरा मैंने कहा इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। सर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 243 सेंटीमीटर। ठीक। अभी मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है कि जनाब हमें क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है और सर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई वो तो निकालो, फिर सवाल आगे देखते हैं क्या करें। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस बच्चे ने स्टैंडिंग वेव का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, वो कहेगा सर स्टैंडिंग वेव में जब पाइप के अंदर हम स्टैंडिंग वेव बनवाते हैं, तो जिस वक्त आधा लूप बनता है, आधा लूप बनता है, तो सर आधा लूप बनते वक्त इस पाइप की जो लेंथ होती है, सर वो लेंथ बराबर होती है λ/4। लेंथ किसके बराबर होती है बेटा? λ/4 के बराबर होती है। सही ना? और अगर ये λ/4 के बराबर है, तो ख्याल रखिएगा रिजल्ट मुझे 60 लाना है। लेमडा कितना आया वैसे? लेमडा आया हुआ है 243। 243 को मैंने 240 ले लिया राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करूंगा तो ये 240 हो जाएगा। 240/4, और 240/4 करते हो तो क्या रिजल्ट आ रहा है बता? 60 सेंटीमीटर। ठीक। और 60 सेंटीमीटर हमने कह रहे थे शो करना है। क्या शो करना है? लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई टू रिड्यूस दिस साउंड द लेंथ ऑफ चैम्बर शुड बी 60 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये था कि वाई लेंथ शुड बी 60 सेंटीमीटर, वो तो मैंने आंसर कर दिया कि भाई 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इस वाई को मैं और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, वाई को मैं और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ख्याल रहे कि इसके अंदर लेंथ है क्या चीज। सर जो लेंथ है ना, वो लेंथ, ये इसने एल लिखा है, और ये लेंथ एल जो है वो दर हकीकत इस पाइप की लेंथ है। ठीक है ना, पाइप की लेंथ है। ये एक पाइप की लेंथ है, और नीचे वाले पाइप की लेंथ भी उसने इतनी ही लिखी होगी, लेकिन मैं इसको यूं लिखना चाहूंगा, इसका आंसर। ठीक है जनाब, when length
of pipe is 60 centimeter. Standing wave, standing wave is formed. Standing wave is formed in silencer. ठीक है ना? साइलेंसर में स्टैंडिंग वेव बनती है, साइलेंसर में स्टैंडिंग वेव बनती है। और अगर साइलेंसर में स्टैंडिंग वेव बनेगी, मैं लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, इसको क्लोज पाइप बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने इसको एक तरफ से बंद लिया हुआ है, तो क्लोज पाइप है। when the length of closed pipe is 60 centimeter, standing wave is formed in silencer. silencer के अंदर standing wave बन रही होती है। ठीक, अलबत्ता इसकी वर्डिंग को मैं थोड़ा सा मार्किंग स्कीम से भी पढ़ना चाहूंगा, उसने और क्या इंग्लिश बोली है इसके अंदर, जरा सुनिएगा। वैसे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। जरा इस चीज को यहाँ से पढ़िए। उसने क्या करा है सर, पहले ना वेव लेंथ निकाली है, जो हम लोगों ने भी निकाली है, ठीक है। उस वेवलेंथ को फिर वो लेके चला गया इसके अंदर, वही 243/4, दैट इज 0.61 मीटर या 60 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लेमडा होना चाहिए। n प्लस हाफ लेमडा जब ही होगा जब लेंथ ऑफ चैम्बर लेमडा बाई 4 होगी, लेमडा बाई 4 होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। अब इस वाली बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेमडा बाई 4 को उसने क्यों लिया है, तो गौर से सुनिएगा। सर वो करवा ये रहा है कि अगर आप ऊपर वाली डायग्राम में जाओ, तो उसने जो है ना दो उसके अंदर वो ली हुई है वेव्स। तो कह रहे हैं जब वेव मीट करेगी एंटी फेज तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब ही होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब ही होगा जब लेंथ ऑफ चैम्बर लेमडा बाई 2 होगी ना, तो लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा, सॉरी लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, पाथ डिफरेंस बन जाएगा लेमडा बाई 2। और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 बनता है, तो पाथ डिफरेंस वाली बात तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपस की बातें समझाई भी नहीं है ना, इसीलिए मुझे ये बात समझाने में प्रॉब्लम हो रही है कि अभी मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ाया नहीं है। लेकिन जब मैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस वाला जब पढ़ा दूंगा, तो आपको फिर मेरी ये वाली बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अलबत्ता अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि सर हमने क्या करा, जरा जरा कैलकुलेशन देखिएगा। सर उसने क्वेश्चन में स्पीड दी थी और वेलोसिटी दी थी, हमने वेवलेंथ निकाली। उस वेवलेंथ को लैम्डा बाई 4 वाले टॉपिक में डाल के हमने लेंथ ऑफ पाइप निकाल ली। जब लेंथ ऑफ पाइप आ गई तो दिस लेंथ ऑफ पाइप क्रिएटिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, दिस लेंथ ऑफ पाइप, एक्चुअली लेंथ ऑफ चैम्बर क्या है, लैम्डा बाई 4 के बराबर है। तो दिस लैम्डा बाई 4 क्रिएटिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, क्योंकि लैम्डा बाई 4 जाना, लैम्डा बाई 4 वापस आना, ये पाथ डिफरेंस के लिए क्रिएट करवाएगा लैम्डा बाई 2। और ये लैम्डा बाई 2 का जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल कॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से साउंड गायब हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से साउंड गायब हो जाती है। तो अभी ये वाली चीज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अभी समझाना मेरे पे उधार है, इसलिए भी इस वाली बात को मैं इतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा। ठीक है जी, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया आपको, मार्किंग इसकी में लिखा हुआ भी है, रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। और उसको जब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पाथ डिफरेंस को और लंबी करके सुनाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये वाली बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो इस आखिरी बात के अलावा मेरे ख्याल में पूरी क्लास आपको बेहतरीन समझ में आई होगी। आखिरी बात के अंदर मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन मेरे ख्याल में मैं नहीं कर पाया। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये शीट हो गई है खत्म। अब इस शीट के अंदर स्टैंडिंग वेव का कोई सवाल फर्दर नहीं बचा, इसलिए रिकॉर्डिंग